मैं एक जो कविशेष है, जो कि अपने में विशेष है, मैं उस हम सबको बड़े मन के साथ काव्य पाठ कराए रहे थे आदरणीय लटूरी लट्ठ जी, उनके अगवानी हो। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि पतझड़ या मदमास नहीं हूँ, मैं कोई एहसास नहीं हूँ, मेरा चिंतन रजनीगंधा, परिचय का मोहताज नहीं हूँ। ऐसे आदरणीय दद्दा लटूरी लट्ठ को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी इस साहित्यिक यज्ञ में अपनी आहुति दें। दद्दा लटूरी लट्ठ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में मैं हंसने हंसाने की जो बातें करता हूँ, स्वागत है, इसलिए करता हूँ कि आज जीवन में सब कुछ है। वर्मा जी, आज जीवन में सब कुछ है, अगर गायब हुई है तो हमारे चेहरों की हंसी खुशी। बिल्कुल सही। और ये हंसी खुशी गायब क्यों हुई है, मैं इस आशय की 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। स्वागत। संबंधों के आंगन मितवा, वाह, दिल से दिल की दूरी है। हम कितना संकुचित होते चले जा रहे हैं। एक घर में माता पिता के बनाए हुए एक घर में 2 सगे भाई अगर रहते हैं और शाम को छोटा भाई या बड़ा भाई कुछ खाने पीने की चीजें लेकर के घर जब लौटता है पॉलीथीन की थैली में लेकर, तो अपने भाई के बच्चों से छुपा करके अंदर ले जाता है कि कहीं भाई के बच्चे देख करके मांगना शुरू कर दें। ये जीवन हमने जीना शुरू कर दिया तो हमारे जीवन से हंसी और खुशी गायब हो गई। मैं व्यवहारिक लिखता हूं, बिल्कुल मैं व्यवहारिक बात करता हूं। संबंधों के आंगन मितवा, अब दिल से दिल की दूरी है, और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। वाह वाह। पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। वाह। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चले। मुस्कानों के गांव जीना है तो सच कहता हूँ, हंसना बहुत जरूरी है। हंसना बहुत जरूरी है। वाह। जीना है तो सच कहता हूँ, लेकिन हंसने का सौभाग्य भी हर किसी को मिलता नहीं है। कुछ सरफिरों का यहाँ फूटा नसीब है। चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिश है, हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। हंसता तो वो है जो खुदा के करीब है। जब तक ईश्वर की अनुकंपा नहीं होगी सर, आपको एक क्षण भी हंसने हंसाने का नहीं मिल सकता। और हंसाना बहुत मुश्किल का काम है। नरकंकाल भैया करते हैं, उनको पूछ लो कितना मुश्किल का काम है। टेंशन देना बहुत आसान काम है। हाँ, जरा से आप बाजार जा रहे हैं, कोई अनजान आदमी आपको नमस्ते कर जाए बस हो गया टेंशन। क्या बात है। आप पूरे दिन सोचेंगे कौन था, इससे पहले कहां मिला था, शाम को घरवाली से भी डिस्कस करेंगे, तेरे पियर का मालूम पड़ता था इतना टेंशन है सर। मैं बता रहा हूं आपको। और एक प्रयोग कर लो। आप अपनी पत्नी के साथ बाजार में जा रहे हैं, भले ही बुढ़िया हो गई हो क्या बात है, भले ही बुढ़िया हो गई हो, और कोई अनजान आदमी तुम्हारी पत्नी को नमस्ते करके निकल जाए, नींद नहीं आई रात भर 15 दिन में तलाक हो जाए क्या बात वो है। कौन था जो तुझे जानता है और मुझे नहीं जानता तो सर टेंशन तो इतना आसान है। सबसे मुश्किल काम है लोगों को हंसाना, और हंसाने के काम को हम लोग पूजा की तरह करते हैं। बस मैं तो इतना जानता हूं, हंसने के लिए कहां दूर जाने की जरूरत है। सुनिए, एक मतलब मैं ऐसे अद्भुत विषयों पर कविता सुनाऊंगा आपको, आपने संभवतः सुनी नहीं होंगी। देखिए, ये जो मेरा प्लॉट साफ देख रहे हैं आप, नहीं दद्दा, बिल्डिंग नई है, पुरानी होती तो घाट जमी होती अच्छा, हम गंजे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सुबह सुबह मुंह धोते हैं तो पता नहीं चलता इसको कहां से धो मुंह का आकार बढ़ जाता है, बस, है ना। अच्छा, इसके फायदे भी हैं, है ना। बरसात में जब पहली बूंद पड़ती है हमें पता चल जाती है कि वर्षा शुरू होने वाली है। सही बात है। हाँ, मतलब हमें इसके फायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि। और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अच्छी फसल वहीं पैदा होती है जहाँ गोबर की खाद ज्यादा होती है। हाँ, और मैं कोई यूं ही गंजा नहीं हो गया सर। मैं इस पर एक गंजेपन पर एक छोटा सा संस्मरण सुनाता हूँ आपको। स्वागत है, स्वागत। मैं यूं ही गंजा नहीं हो गया। योगेश भैया सुनो, आप मोबाइल, क्योंकि आप सुन लोगे। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैं इस समय अर्जुन हूँ, नहीं मैं कृष्ण हूँ, आप अर्जुन, आप मेरे अर्जुन है। हाँ, आप अर्जुन हैं। इस तरह से सुना रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ये सबको मैं देखो बहुत एक जोरदार संस्मरण सुनाता हूँ आपको।
हम जब कक्षा 6-7 में पढ़ते हैं, कक्षा 6-7 से तो सब ऊपर के ही विद्यार्थी हैं, तो हम उस समय हमारे सपने अजीब होते हैं। सपने देखते हैं हम जी जी कि आगे मतलब मैं पढ़ लिख करके वर्मा जी, कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई सोचता है इंजीनियर बनूंगा, कोई सोचता है पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा, कोई सोचता है, सपने देखते हैं अलग अलग तरीके के। मैं जब कक्षा 7 में पढ़ता था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, किसी गंजे को देखता था तो मेरे मुंह में पानी आता था। क्या बात है कि आखिर मैं गंजा कब बनूंगा। ये मेरे बाल मन की, भोलेपन की इच्छा थी, प्रभु ने जल्दी जल्दी सुन ली और मैं भरी जवानी में ही गंजा हो गया। अब आपसे ये नहीं छुपाऊंगा कि मैं शादी से पहले भी गंजा था। हाँ, शादी वाले आना शुरू हो गए थे। शादी वाले आते हैं तो घर के बुजुर्गों से ही मिलते हैं, डायरेक्ट आपसे तो कोई टकराया नहीं होगा, है ना। कोई दादाजी से, ताऊ जी से, घर में जो बड़े होते हैं, कोई पिताजी से मिलते हैं। मेरे भी शादी वाले आना शुरू हो गए, कभी दादाजी से मिलते, कभी पिताजी से मिलते। कई बार गड़बड़ हो जाती और मैं गंजा हो ही चुका था, हाथ जोड़ करके मेरे ही सामने खड़े हो जाते और मुझे पूछते लड़का कहाँ है। ये सर मेरे संग दुर्घटनाएं होती थी, लड़का कहाँ है। अब मैं उनको कैसे बताता कि मैं ही उम्मीदवार हूँ। उस समय मेरे ऊपर जो गुजरती थी मैं ही महसूस कर सकता, दुनिया का कोई दूसरा आदमी इस पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता। अंत में एक शादी वाले आए, शादी वाले, और वो डायरेक्ट पिताजी से मिले। पिताजी हमारे गांव के सीधे साधे व्यक्ति हैं। उन्होंने कह दिया देखो भाई शादी भले ही कर दो, लेकिन लड़का सर से गंजा है। तो लड़की वालों ने भी कह दिया कोई बात नहीं, तुम्हारा लड़का सर से गंजा है तो हमारी लड़की दिमाग से गंजी। तो जोड़ी जम गई और बात बन गई। लोगों को, घर के बड़े बुजुर्गों को, दादी को, माँ जी को, पिताजी को, सबको जो है जो भेंट दक्षिणा दे दी गई और लगन का दिन तय हो गया कि अब तुम्हारी लगन इस दिन आएगी। लगन के समारोहों में आप जाते होंगे तो बड़े अद्भुत दृश्य होते हैं। लड़के वाले एक तरफ बैठते हैं, लड़की वाले एक तरफ बैठते हैं, घर की महिलाएं ढोलक वोलक लेकर के बैठ जाती हैं और मांगलिक गीत गाती हैं। अब वो दृश्य है, लड़के वाले इधर बैठे हैं, लड़की वाले इधर बैठे हैं। मैं दूल्हा बना करके कुर्सी चौकी पे बैठा दिया गया हूँ और ढोलक बजने की आवाज आ रही है, लेकिन कोई महिला गीत नहीं गा रही है। ओहो, यही चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है कि महिला कोई गीत क्यों नहीं गा रही है। असल में उस समय पे जो गीत गाया जाता है वो गीत कुछ इस तरह से होता है। स्वागत। रघुनंदन फूले न समाए लगन आए, हरे हरे लगन आई मेरे अंगन। बढ़िया 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 बढ़िया। ये गीत गाया जाता है ना बाबू, लेकिन कोई महिला इस गीत को नहीं गा रही है। रघुनंदन यानी रामचंद्र जी गंजा थे ही नहीं। इसलिए नहीं यार। अब मुझे गंजे की तुलना रामचंद्र जी से कैसे करें। वो रामचंद्र जी का इतना बड़ा अपमान नहीं कर सकती हैं। तो एक कवित्री टाइप हमारी ये प्रिया द्विवेदी जैसी कोई लड़की रही होगी और उसने बात बनाई और फिर गीत को कुछ इस तरह से गुनगुनाया। हाँ। अब इसका आनंद लेना। अब वो कवित्री टाइप महिला गीत गा रही है। अपने गंजू फूले न समाए, क्या बात है। लगन आई, हरे हरे लगन आई मेरे अंगना, अरे सिर गंजे के जुल्फे सो है। असंभव। अच्छा, असंभव अलंकार, असंभव अलंकार है। गंजे के सर पे कुछ भी हो सकता है, जुल्फे नहीं हो सकती। जुल्फे नहीं हो, जुल्फे आगे के बालों को कहा जाता है सर। सर मैं प्रैक्टिकल बात है। सिर गंजे के जुल्फे सो हैं और जुओं की भरमार। असंभव। गंजे के सर में कुछ भी हो सकता है, जुएं नहीं पड़ सकते। अगर किसी गंजे के सर पे कोई जू घूम रही हो और एक लंबा काला बाल उसके बगल में पड़ा हो तो समझ लो वो जू नहीं है, बल्कि गंजे का चरित्र प्रमाण पत्र है। वो जू नहीं है, चरित्र प्रमाण पत्र का चरित्र प्रमाण पत्र है। सर अब आनंद लेना। एक अद्भुत ठाका में इसमें से आपको बिल्कुल सहज हाथ से, ग्रामीण परिवेश से हाथ उठा करके आप तक पहुंचाता हूं। सिर गंजे के जुल्फे सो हैं और जुओं की भरमार, और भाभी जी ने हंस कर दिया कंगे का उपहार। लॉटरी लगी गंजे की, अपने गंजू फूले ना समाए। अरे वाह, ताली बजाओ भाई, बढ़िया। लगन तो चढ़नी थी सो चढ़ी गई।
अच्छा, लगन के बाद में दिन कम रह जाते हैं तो बारात की तैयारी हो जाना चाहती है और घर के सब अपने नए कपड़े सिलवा लेते हैं और दूल्हे के लिए स्पेशल कपड़े बनाए जाते हैं और बारात पहुंच जाती है सर गांव में। फिर उस लड़के को लेकर के चर्चाएं गांव में होती हैं, लड़का लड़की के योग्य है या नहीं। बारात चढ़ती है, गुड़चड़ी होती है, तो उसमें चर्चा होती है कि ये लड़का जो है लड़की के योग्य है नहीं, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। तो अब मेरी बारात चढ़ रही है और लोग चर्चा कर रहे हैं, भाई देखो कुछ भी सही, लड़की तो बहुत सुंदर है और लड़का भी ठीक ही है लेकिन गंजा है। अब इसको लेकर के लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं, लड़का गंजा है भाई, उसने ये ठीक नहीं किया, लड़का कुछ ज्यादा उम्र का लगता है, गंजा है। मेरी साली को लोग चुड़ाने लगे, तेरा जीजा गंजा है। शर्म, मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी हमें नकारात्मक नहीं होना चाहिए। मेरी साली ने इस बात का सकारात्मक जवाब कैसे देने की कोशिश की है, मैं इसमें एक ठाका अब तक पहुंचाना चाहता हूं। जब मेरी साली से कहा कि तेरा जीजा गंजा है, तो मेरी साली ने कहा चुप, मेरा जीजा गंजा नहीं है, मेरा जीजा पैसे वाला है। वाह, क्या बात है सर, ये हमारी देहात की किंवदंती है कि पैसे वालों है ना, पैसे वाले लोग जो है सर से गंजे हो जाते हैं। हम मेरा जीजा चुप, मेरा जीजा गंजा नहीं है, मेरा जीजा पैसे वाला है। और उसने तर्क दिया, काया के जिस भाग से लेते ज्यादा काम, काया के जिस भाग से लेते ज्यादा काम, बाल नहीं जमते वहां बंजर हो जाए चाम। वाह, काया के जिस भाग से लेते ज्यादा काम, बाल नहीं जमते वहां बंजर हो जाए चाम, बंजर हो जाए चाम, बुद्धि पर जोर लगाते उन लोगों के सर अक्सर गंजे हो जाते। बढ़िया कुंडलिया है, वाह। तो मेरा जीजा जो है बुद्धि से काम लेता है, मेरा जीजा गंजा नहीं है। मेरी सासू माँ ने मेरे ससुर जी को पकड़ लिया है ना, सारे रिश्तेदार थू थू कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले वाले थू थू कर रहे हैं, ये क्या गंजा लड़का देखा है तुमने, कितनी सुंदर लड़की है मेरी, पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा है, क्या तुमने देखा है। तो मेरे ससुर साहब ने कहा चुप, जमाई कतई गंजा नहीं है, आजकल तुझे पता नहीं है, बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाओ तो पुलिस चालान कर देती है, पुलिस चालान कर देती है। किसी भी जो है सीसीटीवी कैमरे में दूर से फोटो नहीं आ सकता कि हमारा दामाद हेलमेट नहीं लगाए हुए है। सर ये है नकारात्मकता में से सकारात्मक। बढ़िया बढ़िया। ऑनलाइन चालान नहीं कर सकता है, ये टेक्निकल बात है सर। तो ये सर में पॉजिटिव सकारात्मक सोच, कभी नकारात्मक नहीं रहना चाहिए। तो अब अच्छा, एक चीज और, एक दृश्य आपको दिखाता हूँ। जिस लड़की के साथ शादी होती है वो लड़की किसी भी तरह से छुपाते चुपके से जौ फेंकने के बहाने से, हमारी ग्रामीण परिवेश में संस्कृति है, जौ फेंकने के बहाने से उस लड़के को जरूर देख लेती है, पहले ही भामरे पड़ने से पहले, दरवाजा होने से पहले वो ढूंढ देख लेती है। अब मेरी घरवाली भी जो है अपनी सहेलियों को लेकर के मेरी खोज में निकल पड़ी कि आखिर है कहाँ जिसके साथ मुझे शादी करनी है। तो मैं उसमें जन्माशय में लेटा हुआ था, जन्माशय में लेटा हुआ था, सेरा वेरा उतार के रख दिया था, मोहर वोहर उतार के रख दिया था, और वो सहेलियों को लेकर के आ गई और मैं वहीं लेटा हुआ था। आते ही भाई साहब क्या घटना हुई, आते ही सबसे कर्म फूट गए, उसने जो है मेरे पैर छुए। अच्छा। आते ही कहा पिताजी नमस्ते। बड़ी श्रद्धा नत होकर के उसने जो है पैर छुए, पिताजी नमस्ते। मैं पान ग्रहण के लिए गया था और चांद ग्रहण हो गया। अरे विकट, पान ग्रहण के लिए गया था, चांद ग्रहण हो गया और चांद ग्रहण हो गया। मैं देखो सर, मेरे ऊपर मतलब मेरे साथ इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं, आप चिंता मत करो, लेकिन गलत कहते हैं लोग। सुनना जरा, मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। ये पूरी बकवास मैंने जिस काम के लिए की है, मेरी बकवास अगर सही मुकाम तक पहुंचा दूं तो मुझे भैया जरा एक बार तालियां बजाए लठ के लिए, एक बार हाँ, मन बनाए। गलत कहते हैं लोग, हर सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। वाह, मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता। किसी पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ नहीं होता बाबूजी। अगर महिला का हाथ होता तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति बनते। महिला का हाथ होता तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनते, है ना। महिला का हाथ होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनते, नहीं बनते ना सर। इस बात से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस बात से सिद्ध होता है कि हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ। हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ होता है ना। हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ होता है। और जब एक नहीं
दो गंजों का हाथ होता है, मैं राजनाथ सिंह को भी नहीं छोड़ूंगा। जब एक नहीं दो गंजों का दो गंजों का हाथ होता है। और राजनीति के इतिहास में जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तब कश्मीर से 370 और क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत तब मतलब मैं ये बहुत मुश्किलात में से मैंने जो है हाथ से पैदा किया। हाँ, हाथ से पैदा किया है। जब धारा 370 और 35 से हटी थी, ईमानदारी से पवन भैया पूरे देश में खुशी थी। ऐसा लग रहा था कि 10 दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस मन गया है। भारत माता की सर ऐसा लग नहीं रहा था, 10 दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस मन गया है। 5 अगस्त को 370 और 35 ये धारा हटाई गई थी। 10 दिन पहले ही हमें ऐसा लगा था कि 15 अगस्त मिल गया। सब बहुत ज्यादा खुशी थी। सबसे ज्यादा खुशी थी जेलों में। आसाराम बापू लड्डू बंटवा रहे थे। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। आसाराम बापू लड्डू बंटवा रहे थे। लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा जा करके कि क्यों बापू, तुम्हारी तो आजीवन कारावास हो गया है, तुम लड्डू क्यों बंटवा रहे हो? अरे क्यों नहीं लड्डू बंटवाए? अब 370 तो हटी गई और अब 71, 72, 73, 74, 75 और 76 इन्हीं का नंबर है। अब 76 को 376 को हटने में कितना देर लगेगा? वो मोदी है तो मुमकिन है। तो एक बार ताली बजा दो आप, मोदी है तो मुमकिन है। बढ़िया, तो सर अपन इसी तरह से हाथ से खोज लेते हैं। और मैं एक कविता और सुना देता हूँ, ऐसे विषय पर कविता सुना देता हूँ। वर्मा जी, चाहे आपने 19 का 20 पुस्तकें लिख दी, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ ले हों, लेकिन इस विषय पर न कविता सुनी होगी न पढ़ी होगी। सुन लो आप, बड़े चैलेंज के साथ इस विषय पर मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको। गंभीर कविता, शुद्ध हास्य की कविता सुनाता हूँ आपको। नरकंकाल भैया सुनना जरा, मैं कविता सुनाता हूँ आपको। आइए फूफा जी बैठिए। असल में क्या है, मैं फूफा पर कविता सुनाने वाला हूँ। साड़ी तो चलेगा लग रहा है। बैठो भाई साहब। सर बैठो, मैं बहुत अद्भुत विषय पर कविता सुना रहा हूँ। मैं कविता सुना रहा हूँ आपको फूफा पे। ये बहुत बढ़िया रचना है, एक बार तालियां बजाओ दद्दा लट्ठ के लिए। ये फूफा वाली रचना बहुत श्रेष्ठ रचना है, मजा आ जाएगा आपको। सर आपने फूफा पे कविता सुनी है क्या? आप बताओ। आपने बेटी पे कविता सुनी होगी, माँ पे कविता सुनी होगी, पिता पे कविता सुनी होगी, दादा पे कविता सुनी होगी, तमाम रिश्तों पे कविता लिखी गई। लेकिन एक अभागो रिश्ता ऐसा है फूफा, तापे काऊ ने कविता नहीं लिखी। मैंने क्यों लिखी सुनिए आप सब। तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए। तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए। छाती कूटी माथा फोड़ा आंखन में आंसू ले आए। भक्ति भाव के हमने जाने कितने ग्रंथ बनाए, पर जा फूफा जी के ऊपर हम नहीं 4 आंक लिख पाए। इतने बड़े कवि और फूफा जी पे 4 अक्षर तक नहीं लिख पाए, और मैंने कविता लिखी है। तो फिर बड़ा कवि को है लटूरी लट बजाओ ताली। अब बड़ा कवि मान करके सुनोगे तब कविता अच्छी लगेगी। सर मैंने जिस विषय पर हम कविता लिखते हैं उसका हमें अध्ययन करना पड़ता है कि आखिर इस विषय के ऊपर। तो मैंने फूफा जी को लेकर के लोगों में चर्चा की कि ये फूफा जी क्या होता है। तो लोगों ने बताया फूफा एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है ना। हमारे पिता की बहन का हस्बैंड जो होता है उसको फूफा कहते हैं। और अच्छा ये हर धर्म में होता है, हर जगह होता है। हाँ मुसलमान कहीं फूफा होता है, कहीं फुफ्फी होती है। हाँ फुफ्फा फूफी है ना। तो कहीं तो मैंने तो फूफा बहुत अच्छा है और शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है। हाँ फूफा शांति का प्रतीक है। प्रैक्टिकल मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। फूफा जो है शांति का प्रतीक है। फूफा कभी झगड़े टंटे नहीं कराता। शादी ब्याह में जितने झगड़े टंटे होते हैं दूल्हे का जीजा करवाता है। पातीराम भैया, दूल्हे का जीजा करवाता है जितने भी झगड़े होते हैं शादी में। फूफा तो आकर के शांत कराता है, बेटा शादी हो जाने दे, तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे। तुझसे पहले जो भूतपूर्व जीजा होता वही तो फूफा हो जाता है। तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे, अब फूफा हो गए हैं। फूफा कल तू भी फूफा हो जाए, शादी हो जाने दे बेटे, है ना। तो ये फूफा इस तरह का रिश्ता है हमारा, कभी झगड़े नहीं। और सबसे पहले फूफा की आवश्यकता पातीराम भैया किसको पड़ी पता है आपको? चक्रवर्ती सम्राट अशोक को। क्या बात है। सबसे पहले जो आवश्यकता हुई थी चक्रवर्ती सम्राट अशोक को हुई थी कलिंग युद्ध के बाद। भीषणतम रक्तपात हुआ था, आत्महत्या करने की सोचने लगे थे चक्रवर्ती सम्राट अशोक। तब उनके सगे फूफा तथा गौतम बुद्ध ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोका। हाँ
मतलब रोक, उन्होंने आत्महत्या करने से रोका और बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कराई। तो मैंने महसूस किया कि निश्चित रूप से फूफा जो है शांति का प्रतीक होते हैं। मैं अब सिद्ध करना चाहता हूं कि जहां जहां फूफा होते हैं वहां शांति हो जाती है, और जहां जहां फूफा नहीं होते हैं वहां सर्वनाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। मेरे तर्क आप सुनना। एक शुद्ध हास्य रस की कविता पिछले दिनों मैंने आदरणीय अशोक चक्रधर जी और सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति में सुनाई जी। तो आदरणीय चक्रधर जी ने कहा कि एक लंबे समय बाद हास्य रस की एक शुद्ध कविता सुनने को मिली है, जो मैं तर्कों के साथ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिए। स्वागत। झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी। झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी। तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा। वाह सर, पहला तर्क सुनना कि फूफा जी के अभाव में कहां सर्वनाश हुआ है। मैं तर्क देना चाहता हूं। झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी। तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। महाभारत का युद्ध न होता, महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता। समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। अरे वाह। हाँ, पांडु के मरने के बाद में तो ये सर्वनाश हुआ। ठीक है, समय से पहले मरे न होते श्री कृष्ण के फूफा जी। और सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता। सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता। सुपड़ खा के पत्यद होते मेघनाथ के फूफा जी। वाह, मेघनाथ के फूफा। सीता हरण कभी नहीं होता, सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता। सुपड़ खा के पत्यद होते मेघनाथ के फूफा जी। रंगों का त्योहार न मनता, आज से होली का त्योहार शुरू हो गया। रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती। रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती। हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा। वाह वाह वाह। हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। ये 3 तर्क मैंने आपको 3 युगों से निकाल करके दिए हैं। वर्तमान के कुछ तर्क आप तक पहुंचाता हूं और हास्य का परसेंटेज बढ़ाता हूं। ठीक है। कांग्रेस की बुरी फजीयत अपने देश में ना होती। हाँ, कांग्रेस की बुरी फजीयत अपने देश में ना होती। सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। ठीक है ना। एक ही जीजा ने सत्यानाश कराया था कांग्रेस को। ये जीजा जहां होता है तहां सत्यानाश होता है। सही बता रहा हूं आपको, है ना। कांग्रेस की बुरी फजीयत, कांग्रेस की बुरी फजीयत अपने देश में ना होती। कांग्रेस की बुरी फजीयत अपने देश में ना होती। सोनिया के नंदोई होते, सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। ठीक है ना। और सर 2019 में जो 330 सीटें आई बीजेपी की, आप सुनना, आनंद लेना। यहां भी फूफा जी का ही अभाव है, मजा लेना। ठीक है ना। 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। मायावती के पत्यद होते यादव अखिलेश के फूफा जी। वाह वाह वाह। सर मेरे तर्क सुनना आप, है ना। आजम खां की बुरी फजीयत, आजम खां की बुरी फजीयत। सर तर्क सुनना। आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती। आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती। हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती। हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। और मोदी तो मन के फकीर हैं, झोली डाली चलना दें, इसीलिए दूसरी मर्तबा हमने चुन लिया फूफा जी। वाह वाह। मोदी तो मन के फकीर हैं, झोली डाली चलना दें, इसीलिए दूसरी मर्तबा हमने चुन लिया फूफा जी। और उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है। क्या बात है, क्या बात उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। वाह 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 वाह। उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। और मोदी जी से नम्र निवेदन, किसान की समस्या हल करवा दो। मोदी जी से, मोदी जी से नम्र निवेदन, किसान की समस्या हल करवा दो। 2024 में तुमको फिर चुन लेंगे फूफा जी। वाह 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 वाह। हैं किसानों की बुरी समस्या ऐसा। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। सर सुनना,
भूखों से मत टकरा जाना, बेशक हो भगवान। यही रामायण का ज्ञान, यही गीता का फरमान। भूखों से मत टकरा जाना, नंगों से मत टकरा जाना, बेशक हो भगवान। यही रामायण का ज्ञान, यही गीता का फरमान। तूने ही तो बिल खोदा था, बिल में सांप घुसा है। तूने ही तो बिल खोदा था, बिल में सांप घुसा है। तेरे पले हुए अजगर का उतरा हुआ नशा है। तेरे पले हुए अजगर का उतरा हुआ नशा है। कमजोरों के साथ में लड़ता देश कबीर जवान। यही रामायण का ज्ञान, यही गीता का फरमान। रामायण का ज्ञान, यही गीता का फरमान। सीता थी धरती की बेटी, अब धरती की लाज। किस रावण में दम है इतना झेल सके जो गाज। और जब जब दाढ़ी बढ़ी अचानक घटता है सम्मान। यही रामायण का ज्ञान, यही गीता का फरमान। लॉकडाउन में जब मेरी दाढ़ी बढ़ गई तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा तेरी दाढ़ी बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी होती जा रही है। तो रसोई घर में तो लुगाई बोली दिमाग खराब मत करो मेरो, 5-7 दिन आते आसाराम बापू जैसी हरकतें कर रहे हैं। जब जब दाढ़ी बढ़ी अचानक घटता है सम्मान। यही रामायण का ज्ञान, ये रावण ने भी साधु का वेश बनाकर दाढ़ी बढ़ाई थी। यही रामायण का ज्ञान, यही गीता का फरमान। अगर आत्मा घायल हो तो मत उपदेश सुनाना। अगर आत्मा घायल हो तो मत उपदेश सुनाना। पंडित और पादरी मुल्ला कभी न पास बुलाना। अपने अपने बुद्धि बल पर चाहे, अपने बुद्धि बल पर चाहे, बेशक हो अभिमान। यही रामायण का ज्ञान, यही गीता का फरमान। यही रामायण का ज्ञान, यही गीता का फरमान। अगर पाप तुम कर बैठे हो, अगर पाप तुम कर बैठे हो, अगर पाप तुम कर बैठे हो, स्वयं पाप को छोड़ो। अगर पाप तुम कर बैठे हो, स्वयं पाप को छोड़ो। आस लगा कर जो बैठा, उम्मीद न उसकी तोड़ो। चूर चूर हो जाते उसके, चूर चूर हो जाते उसके सपनों के अरमान। यही रामायण का ज्ञान, यही गीता। आशीष भाई क्या बात है, यही रामायण का ज्ञान, यही गीता का फरमान।